नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभात खबर का खास शो स्टार्टअप इनसाइट्स। इस शो में आज चर्चा एडटेक स्टार्टअप स्कूल आजियम की। इसके फाउंडर हमारे साथ हैं एमडी साजिद हुसैन। इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि एडटेक स्टार्टअप इन्होंने कैसे शुरू किया, इसके पीछे रीज़न क्या था, इनका विज़न क्या था और आगे ये इसको कैसे लेकर जाना चाहते हैं। तो सबसे पहले सर, आपका बहुत बहुत वेलकम है हमारे इस शो में। साजिद जी, मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आपका जो स्टार्टअप है एडटेक स्टार्टअप, इसके बारे में आप सबसे पहले हमारे ऑडियंस को कुछ बताएं, क्या है ये एजुकेशन में वर्क करने के जो हम वर्क करते हैं आज के वक्त पे क्या नीड है बच्चों का, उसके ऊपर ये एडटेक की कंपनी इस्टेब्लिश है कि आज जिस ज़माने में हम हैं इस ज़माने के हिसाब से शिक्षा कैसा होगा, तो इसके ऊपर ये कंपनी काम करती है। और हम सिर्फ काम नहीं कर रहे हैं, ये सबसे पहले हमने इसको स्कूल बनाया और फिर स्कूल भी अभी पिछले 2015 में बनाया। तो पिछले 8 और 9 सालों का जो हमारा स्कूल में जो प्रैक्टिस है अपने बच्चों के साथ, उसके जो प्रॉब्लम्स हैं और फिर आज के ज़माने का जो चैट जीपीटी और गूगल का जो वक्त है, उसको हमने ये करके एक नया सॉल्यूशन निकाला। तो सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जब इसकी शुरुआत हुई थी, जब आपने इसकी शुरुआत की, ये जो आइडिया मिला आपको, मतलब इसका उद्देश्य क्या था, ये प्रेरणा कहाँ से मिली कि ऐसा कुछ भी शुरू करना चाहिए? एक्चुअली इसकी कहानी लंबी है, लेकिन थोड़ा सा मैं जब जर्मनी में मैं रिसर्च कर रहा था तो कुछ किसी काम के लिए मैं पेरिस गया हुआ था। 1 हफ्ते का था वक्त, तो मैं घूमता था शाम को और कुछ एक्स्ट्रा छुट्टी भी ली। तो 3 दिन पेरिस घूमने के बाद मैं बोर हो गया। तो तब तक मैं यूरोपियन का प्रोजेक्ट्स में था रिसर्च के लिए। तो फिर मुझे वहीं से आया कि मैं अपने गाँव के लिए क्या कर रहा हूँ। तो फिर पेरिस में फिर मैं अगले 3 दिन में पेरिस के एक लाइब्रेरी पे मैं सीढ़ियों पे बैठ के सोचने लगा मैं करूँगा क्या। तो यही प्लान किया कि मैं वापस गांव आऊँगा और फिर एक अपने क्षेत्र के लिए, झारखंड के लिए, अपने देश के लिए कुछ नया एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो वहाँ से मैं वापस आया और फिर ये कहा था कि मैं प्रीच नहीं करूँगा, बोलूँगा नहीं आप ये करो, ये पढ़ाना चाहिए, ये करना चाहिए, ऐसे नहीं करूँगा। पहले हम प्रैक्टिस करेंगे और जो नतीजा आएगा, जो रिजल्ट आएंगे, उसको सबके साथ शेयर करेंगे। एंड दैट इज़ द इंसेप्शन। और 2015 में हम इसको बाकायदा इसको फिर एक स्कूल माउंट एवरेस्ट पब्लिक स्कूल के नाम से मैंने इस्टेब्लिश किया। और माउंट एवरेस्ट क्यों रखा है नाम, इसका भी एक इतिहास है। और ये इसका इस तरह से इतिहास क्या है इसका? मैं वेस्टर्न घाट में जब मैं नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी में रिसर्च कर रहा था, तो हम लोग ट्रैकिंग के लिए गए थे। तो मैं सुबह 5 बजे शुरू किए थे हम लोग, और चढ़ रहे थे, पहाड़ चढ़ रहे थे। शाम के 5 बजे चढ़ते चढ़ते थक गए, तो लगा कि यार और कितना दूर चढ़ना है। और मैं तब तक स्कूल का नाम सोच रहा था, तब तक मैंने 2014 की बात है। तो फिर लगा कि यार मतलब मैं सोचा था कि दुनिया में अगर फिजिकली कोई आदमी चढ़ना चाहे कोई चोटी को, कोई हाइट को, तो कौन हो सकता है? तो माउंट एवरेस्ट हो सकता है। तो वहीं से स्कूल का नाम मैं रखा कि नहीं, आसमान में नहीं बातें हों, फिजिकल बातें हों, कि हमें अगर कुछ करना है तो फिर हम फिजिकली करें। तो इसी तरह स्कूलाजियम का नाम भी इसी तरह आया, स्कूल प्लस जिम्नाजियम। माउंट एवरेस्ट के स्कूल का नाम आया जब वहाँ सोचा कि यार अगर बच्चे को चढ़ाना है चोटी में, तो माउंट एवरेस्ट इज द सबसे हाईएस्ट पीक। एंड स्कूल का नाम आया माउंट एवरेस्ट पब्लिक स्कूल। मेरी कंपनी का नाम आया माउंट एवरेस्ट टेक्नोलॉजीज, माउंट एवरेस्ट लर्निंग फाउंडेशन। और जब मैं स्कूल का प्रैक्टिस कर रहा था तो मुझे लगा कि बच्चे जो हैं तो मैं हमारे क्षेत्र में, मैं एक साइंटिस्ट हूँ, रिसर्च बैकग्राउंड से आता हूँ, मैं एक इंजीनियर हूँ। सबसे अच्छा इंजीनियर साइंटिस्ट उसे कहा जाता है जिसका हाथ सबसे ज़्यादा गंदा होता है, ठीक है, सबसे ज़्यादा गंदा होता है। तो मुझे लगा कि बच्चे जब पढ़ते हैं तो आप जो स्कूल में पढ़े हैं वही चीज़ याद है जो आपके टीचर ने, शिक्षक ने आपसे कराया था, है ना, जो एक्सपेरिमेंट के या कुछ एक्टिविटी के, नाटक के, प्रैक्टिकल्स याद है, थ्योरी भूल गए। एक्जैक्टली। एंड दैट सब जब प्रैक्टिकल करते हैं सटल चीज़ें याद होती हैं, ठीक है। एंड मैं यहीं से स्कूल प्लस जिम्नाजियम में आप जाते हैं तो बॉडी मसल्स की डेवलपमेंट, फिजिकल वर्कआउट करते हैं ना, तो जो कॉन्सेप्ट का जो लर्निंग और लाइफ लॉन्ग लर्निंग होगा उससे आपको लगना होगा। दैट्स स्कूल प्लस जिम्नाजियम का कॉन्सेप्ट से स्कूलाजियम बना। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है ये, पहली बार हम लोगों ने ऐसा सुना है। शिक्षा में सुधार के लिए, जैसे अभी इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है, हम लोग बात करें तो वो हम लोगों को सबको पता है किस सिचुएशन में। तो शिक्षा के सुधार के लिए आपका स्कूल, आपकी कंपनी, आपको क्या लग रहा है, आप लोग क्या क्या एफर्ट्स डाल रहे हैं? देखिए, सुधार बहुत बड़ा टर्म है। हाँ। तो मैं इस चीज़ के लिए मैं इस चीज़ का क्लेम नहीं करना चाहता हूँ कि मैं सुधार के लिए आया हूँ। हमने पहले ही कहा था हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम एक एफर्ट डालने की कोशिश कर रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि एग्ज़ाम सेंटर में गूगल के अलाउ किया जाए और चैट जीपीटी को,
और फिर कहा जाए कि एग्ज़ाम दीजिए बच्चों से, और उसके बाद टीचर से कहा जाए और हमारे पॉलिसी मेकर से कि चलिए अब आप ऐसा सिस्टम बनाइए जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन के हिसाब से, कि वो हमारा सेट हो गया कि एग्ज़ाम, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम इंडिया का एग्ज़ाम ड्रिवन है, तो हमने सेट कर दिया एग्ज़ाम को कि चलो भाई गूगल से फ्री रहेगा अंदर में एग्ज़ाम के सेंटर में, और चैट जीपीटी। अब बताइए कि क्लासरूम प्रैक्टिस क्या होंगे, शिक्षक जो हैं, टीचर्स जो हैं या गार्जियंस जो हैं बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे। तो हम इस मॉडल को एक चैलेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, आई एम सेइंग कोशिश कर रहे हैं, एंड मैं ये नहीं कहना सुधार, मतलब ये बहुत बड़ा बिग चैलेंज है, एंड दैट्स व्हाट माय प्रॉब्लम इज, एंड दैट्स व्हाट माय कंपनी इज सेटिंग द। तो जब हम चैट जीपीटी और गूगल की बात कर रहे हैं पढ़ाई और एग्जामिनेशन हॉल में, तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि शिक्षा में आधुनिकीकरण, मॉडर्नाइजेशन, इसके महत्व को आप कैसे देखते हैं? आई मीन मॉडर्निटी एक बहुत डिबेटेबल टॉपिक है, बहुत ये है और कॉम्प्लेक्स टॉपिक है कि शिक्षा में क्या मॉडर्न टेक्नोलॉजी मॉडर्नाइजेशन होगा। आई मीन क्या करेंगे आप, सिर्फ आप जो चीज़ें किताब में है उसको आप टैब में कर दीजिएगा, एंड दिस इज ये कोई सुधार नहीं हुआ कि मॉडर्नाइजेशन अब ना टूल्स बदल रहे हैं, चीज़ें तो आई, लेकिन मैं ये बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है, जो बच्चों को शिक्षा के साथ इंगेज करना है, ये जो पद्धति है, लर्निंग प्रोसेस है, वो कैसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, मैं इसकी बात करने की कोशिश करता हूँ। आप जो बोल रहे हैं कि जो चीज़ें आ रही है, टेक्नोलॉजी आ रही है, तो ये शिक्षा को कितना मॉडर्नाइज कर रहा है, आई डोंट नो, मैं इसका आंसर नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं इस चीज़ को ज़्यादा आपको ये चैलेंज करने की कोशिश करूँगा कि हम क्लासरूम या बच्चों के साथ हम एज ए, मेरे भी 2 बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, तो मैं 3 साल का एक मेरा बेटा है, तो मैं उसके साथ लगा रहता हूँ, या मेरे निफ्यूज़ हैं, उनके साथ मैं लगा, जो नो क्लास 7, 8, 9, 4 में है, उनके साथ लगा रहते हैं कि आज के ज़माने में ये कैसे मैचअप हो पाएंगे। तो मैं उन प्रोसेस पे काम करता हूँ, और ये मेरे पास आंसर नहीं है कि मॉडर्नाइजेशन क्या, लेकिन हम ये चैलेंज करेंगे कि हम जो इंडिया का एजुकेशन सिस्टम है उसको कैसे हम रिफॉर्म करें, नए तरीके से ले आएं, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी कर ना क्लेम बोलने की कोशिश कर रही है, या OECD 2030 2020 का एक फ्रेमवर्क है, यूरोपियन कंट्री 37 कंट्रीज का, उसने जो फ्रेमवर्क बनाया है, और जो हमारा इवॉल्व हो रहा है रूरल एजुकेशन, रूरल जो इंडिया का जो 70% जो पॉपुलेशन वो रूरल एरिया में है, और झारखंड का जो 76% जो पॉपुलेशन है, 100 में 76 लोग वो रूरल सेटअप में रहते हैं, तो उसका सिस्टम क्या होगा, तो ये एक बड़ा चैलेंज है। बिल्कुल। तो हम चैलेंजेस की बात करें तो काफ़ी एडटेक सेक्टर्स में काफ़ी काम हो रहे हैं आज के दौर में, भारत में भी बहुत सारे एडटेक कंपनीज हैं जो काम कर रही हैं। तो क्या लगता है भारत में एडटेक सेक्टर की सबसे इम्पोर्टेंट चैलेंजेस, मतलब मुख्य चुनौतियाँ सबसे ज़्यादा क्या है? एक तो यह है कि जैसा मैंने कहा कि इंडिया का जो 70% पॉपुलेशन रूरल सेटअप में है, तो उनको जो एसेसिबिलिटी का एक बड़ा चैलेंज है कि अगर सॉल्यूशन है, जैसे फॉर एग्जांपल प्रथम बुक्स के एक स्टोरी वीवर है एक ये, तो वहाँ पे बच्चे काफ़ी बुक्स पढ़ सकते हैं, तो वो, लेकिन एसेसिबिलिटी की बात आती है कि बच्चे कैसे तक पहुँचेगा। दूसरा ये है कि शिक्षक जो हैं, जो टीचर हैं, वो कैसे इसको अडॉप्ट करेंगे, जो लर्निंग प्रोसेस की मैं बात कर रहा हूँ, 2 चैलेंज है। थर्ड चैलेंज ये है कि और बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो एड्रेस भी किए जा सकते हैं अगर पॉलिसी रिफॉर्मेशन होता है, और हमारे सोसाइटी भी इस डिबेट को उठाया जाए तो। और तीसरा ये चैलेंज है कि कॉन्टेक्सचुलाइजेशन ऑफ द ये जो सब्जेक्ट्स है, जो चीज़ों को, जैसे फॉर एग्जांपल एनसीईआरटी एक बुक निकालता है पूरे देश के लिए, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, तो मतलब हाउ इज़ पॉसिबल, कश्मीर में स्नोफॉल होता है, इन झारखंड में तो नहीं होता है, लेकिन एक टेक्स्ट बुक पूरे भारत के लिए। तो दिस क्वेश्चन मार्क, एंड दैट्स व्हाट वी आर एड्रेसिंग, क्योंकि हम कह रहे हैं कि, और फिर दूसरा मैं ये कह रहा हूँ कि मैं खुद अपना कंपनी जो मैं हमारी जो स्टार्टअप जो काम कर रही है, जो हमारा जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी है, तो वो ये काम करने की कोशिश कर, ये चैलेंज कर रहे हैं हम ये इस चीज़ को, सिस्टम को, कि एक बच्चा अगर क्लास 4 में है, हिंदी का सब्जेक्ट पढ़ा, क्यों एक किताब पढ़ेगा, 1 साल पढ़ना है यार उस बच्चे को, सिर्फ 1 किताब पढ़ेगा हिंदी का। क्लास 6 का बच्चा वो खत्म करे, मदर टंग है, खत्म कर देता है 1 महीने के अंदर। हम ये कह रहे हैं कि 1 किताब नहीं पढ़ के वो 30 किताबें पढ़ेगा, या 20 किताबें पढ़ेगा, इसलिए हमारे सिस्टम में 21 किताबों पढ़ने का प्रावधान है। हिंदी में 21 किताब पढ़ा, मतलब एक एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक और 20 अलग किताबें जो झारखंड के संदर्भ में होगा। फिर दूसरा, अगर फिर उसी क्लास 4 का बच्चा है या क्लास 6 का बच्चा है, इंग्लिश का एक टेक्स्ट बुक है, और उसके सपोर्टिंग जो करिकुलम के अंदर है। मैं ये कहता हूँ कि स्कूल ऐसी जगह होती है जहाँ बच्चों को पढ़ने का शौक बढ़ाया जाता है,
उसका इंटरेस्ट। लेकिन आप देखिए क्लास 10 आते आते बच्चा अरे पढ़ाई से दूर भागना है, तो ये एस्केपिस्ट सिस्टम जो है बच्चों के हम लोग भागते हैं, तो इसको हम लोग बदलना चाहते हैं। हम लोग ने पढ़ने में जज्बा बढ़े। यूरोपियन कंट्री में आप जाएंगे तो बड़ा एक बहुत खूबसूरत चीज़ मिलेगा कि वहाँ ना कल्चर है बच्चों में, बूढ़ों में, है ना, आपको पढ़ने का, किताब पढ़ने का। अरे किताबें तो क्या, वहीं से तो आती है सारी चीज़। तो ये हमारा एजुकेशन सिस्टम आप देखिए ना, आपके दोस्तों में कितने लोग किताब चाव से पढ़ते हैं, है ना, बहुत कम लोग हैं हम लोग। तो हम ये ट्रेंड्स को बदलना चाहते हैं कि यार क्यों एक किताब, भैया आप चस्का तो लगा, आप वीडियो देंगे तो आप देखना मजे से पढ़ते, आप चस्का तो लगाइए अलग अलग टेस्ट के किताबों का, देखिए उसको 10 सालों के बाद जो सिस्टम में है बदल जाएगा। तो हम यहाँ पे काम करते हैं कि हम उन बच्चों को कैसे साल के में मतलब करिकुलम के अंदर 21 किताबें पढ़ाएं, दैट्स मॉडल वी आर वर्किंग। क्या एक बच्चा जो है 21 किताब पढ़ेगा हिंदी का, 21 किताब पढ़ेगा इंग्लिश का, और 21 किताब पढ़ेगा थर्ड लैंग्वेज। अगर हमारे यहाँ जो आपको है, नहीं लगता है कि ये जो 21 किताबों का कॉन्सेप्ट टोटल 63 किताबों का मॉडल है हमारे यहाँ, तो ये कुछ ज़्यादा एक तरह से अगर देखें हम दूसरे कॉन्सेप्ट पे बात करें तो ये बहुत ज़्यादा प्रेशर भी तो रिलीज कर सकता, प्रेशर भी तो पुट ऑन कर सकता है बच्चों पर। अब वही तो कहे कि यार आपका तो टेस्ट बदल बोले ना, अब भाई हम खाने का टेस्ट रोज हम नहीं, आपको जैसे आपका पॉइंट है कि इंसान का बच्चा एक किताब पढ़ता है, उसकी परीक्षा देता है, बच्चा 21 किताबें पढ़ेगा, उसकी परीक्षा देगा। मतलब परीक्षा, यही तो कहे न्यू एजुकेशन पॉलिसी का सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि वो परीक्षा पे बात नहीं कर रही है। आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी निकालिए, एनईपी 2020, देखिए कि क्या एग्जाम रिफॉर्मेशन में क्या बात की है। और बहुत से पेडागॉग्स ये कह रहे हैं कि ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी मतलब अगर सक्सेस नहीं होने जा रही है तो इसका एक बड़ा कारण ये होगा कि वो एग्जाम सिस्टम को, आप बताइए पूरे भारत में 140 करोड़ आबादी है, वो 140 करोड़ आबादी बहुत मेहनत करे, इतना मेहनत, चांद तक जाना है, इतना मेहनत करे, लेकिन अब भैया सीट तो 1,000 है, भैया 1,000 आदमी जाएगा, 139 करोड़ आबादी नहीं जाएगी, नहीं बनेगी आईएएस ऑफिसर, तो भैया उसके लिए क्या सिस्टम है। तो मतलब ये है कि हम लोग इंडिविजुअल सेलिब्रेशन करते हैं, भैया एक टॉपर है ताली बजाओ, बाकी भाई 100 में 99 लोग कहाँ जाएंगे। तो मेरा एडटेक कंपनी का 99 लोगों का सॉल्यूशन है, जो आज के वक्त में भैया आप तो चैट जीपीटी सारा सॉल्यूशन दे रही है। तो हमें तो सबको एक बनाना है, एज ए सोसाइटी हमको डेवलप करना है, एक अच्छा वाइब्रेंट, एक कोलैबोरेटिव, एक जो सोशल एम्पैथी हो, कंपैशन हो, और उनके जज्बा हो पढ़ने का, मतलब पूरे चीज़ों को हमको लेके जाना है। साथ में हम जब एजुकेशन सिस्टम की बात कर रहे थे कि ये हमें इसको रिफॉर्म करना होगा। अब जो बात कहें ना कि कितना एग्ज़ाम देगा, हम लोग भाई अब एग्ज़ाम क्यों इतना माथा पटक रहे हो कि भाई एग्जाम लेके करेंगे का। आप बताइए, आप क्लास 6 में एग्जाम दिए थे, कितना याद है आप उसका, है पूरे ये है। तो हम भी करें कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी पॉलिसी मेकर्स हैं कि एग्जाम सिस्टम में आप हमें गाइडलाइंस दीजिए, क्या होगा, इसकी रिफॉर्म होनी चाहिए, और कि बच्चों को बहुत पढ़ाइए भाई, इश्क पर पढ़ाइए उनको किताबों के साथ। तो दिस इज व्हाट द सिस्टम इज ना, कि ये सिस्टम ही है। हम एक क्लास पढ़ते हैं, एग्जाम देते हैं, फिर आगे जाते हैं, फिर एग्जाम देते हैं, और जैसे हमारा सिस्टम चल रहा है हर जगह चल। आपने भी पीएचडी की तो आपने भी एग्जाम दिया होगा, बिना एग्जाम के आपने पीएचडी क्लियर तो क्यों नहीं होगी। exactly. तो बहुत क्लियर बात है कि जब तक हम एग्जाम नहीं देंगे तो हमें ये क्लैरिफिकेशन ही नहीं मिलेगा कि हम इससे आगे जा सकते हैं। तो इसीलिए एग्जाम इंपॉर्टेंट है हमारे सिस्टम में, एजुकेशन सिस्टम में। नहीं, अब ये बहुत ही अलग डिबेट हो जाएगा कि एग्जाम पे डिबेट है, तो बिल्कुल, इसका हम लोग बिल्कुल, स्टॉप कर बिल्कुल। देते हैं। तो बट एक चीज़ हम ये कहना चाहते हैं, सीखने का जो ये है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है। आप एक दिन उल्टी कर देते हैं सब कुछ एग्जाम हॉल में, और आपसे उसको कहा अरे यार 90% लाया, दूसरे की तबीयत खराब है बेचारा, अगर 40% ला रहा है, तो मैं एग्जाम्पल दूँ, मेरा एक दोस्त है जयप्रकाश नाम है, जेपी, ठीक है, उसका मैट्रिक में कितना परसेंट था, 45% था, आई एग्जैक्टली आई रिमेंबर, कुछ आगे पीछे होगा, बिलो 50 था। अब बताइए गेट जो ग्रेजुएट एप्टीट्यूड ऑफ इंजीनियर्स का जो गेट का एग्ज़ाम होता है, उसमें भारत में दूसरा स्थान, मेरा क्लासमेट। भैया अगर उल्टी करने का सिस्टम अगर वहाँ अगर डिस्क्वालीफाई कर देते तो हमारा दोस्त जयपी, जिन्हें हम लोग बाबा भी बोलते हैं, दैट इज इंटरेस्टिंग थिंग, वो मेरा बहुत क्लोज फ्रेंड है। तो अब बताइए 45% आप उस समय में उल्टी नहीं किया, वो तो यही तो एनईपी के थ्रू यही तो बदलाव किया जा रहा है। एनईपी इसी के थ्रू तो बदलाव कर रही है कि चलो एक बार का बहुत सही क्रेडिट सिस्टम जो ला रही है, जो भी कर रही है। तो चलो हम लोग वापस से आते हैं अपने आपको लग रहा है कि आपने जो शुरू किया है, तो उसमें आप अपने बिजनेस के बारे में अगर बात करें आपके, तो आपको क्या लग रहा है कि इन 7 सालों में आपने कौन कौन से चैलेंजेस फेस किए? चैलेंजेस तो एक तो बेसिक चैलेंज एग्ज़ाम सिस्टम था कि भाई बच्चों को एग्ज़ाम देना, लेकिन एक मज़ेदार चीज़ है इंडियन सिस्टम में,
कि भाई आपको क्लास 8 और 10 के क्लास छोड़ के आपको कोई भी अधिकारी आपको स्कूल नहीं आती है पूछने भाई क्लास 7 में क्या एग्ज़ाम दिए, क्लास 6 में क्या एग्ज़ाम दिए। ये तो मज़ेदार चीज़ है। यहाँ एक फ्रीडम है कि हम अपने स्कूल में क्लास 1 से लेकर 7 के बच्चों के साथ कुछ भी करा सकते हैं। हाँ, हैविंग सेड दैट कि हम पेरेंट को ऑन बोर्ड लेते हैं, स्टेक होल्डर तो वो भी है, तो बच्चों को पेरेंट ऑन बोर्ड लेते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट किए हम कि उन बच्चों को हम बाहर से ज़्यादा से ज़्यादा क्लासरूम के बाहर लाने की कोशिश किए। तो मैंने कई प्रैक्टिसेस किए, जैसे आपकी सोच है ना वो आपकी इमेजिनेशन पे है। तो हमारा एक रिसर्च हुआ कई सालों तक कि बच्चों में इमेजिनेशन को कैसे एम्फेसिस क्या है, वो सोचने का तरीका कैसे हम करें। फिर ये हुआ कि क्वेश्चन कैसे पूछें। जैसे आप जो ChatGPT की बात कर रहे हैं, आज के कोई भी बच्चों को सिर्फ बता दीजिए कि अच्छा सवाल कैसे पूछा जाता है। तो चैलेंजेस की हमने बात की कि क्या चैलेंजेस आपने फेस किया, तो मैं आपसे लास्ट सवाल ये पूछना चाहती हूँ कि आगे जैसे कि आपने 7 साल में यहाँ तक की जर्नी तय की, आने वाले सालों में, आने वाले वक्त में आप अपनी कंपनी को, अपनी सोच को कहाँ देखना चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि ये भारत के 140 करोड़ के आबादी के जितने बच्चे हैं वो हम वहाँ तक पहुँचे और बहुत ही सस्ते या फिर फ्री में भी हो सके तो हो जाए। ठीक है, हम भारत के अंतिम जो लाइन के सबसे आखिर में जो बच्चा है उन तक पहुंचना चाहते हैं, क्योंकि हम ये नहीं करें कि इंडिया में या वर्ल्ड में ऐसे चीज़ें एक्सपेरिमेंट नहीं हो रहे हैं, लेकिन जहाँ जो भी हो रहे हैं वो बहुत एक्सपेंसिव है। हमारा जो मॉडल है, मैं खुद वापस आया छोड़ के गाँव, और मैंने यही चैलेंज था कि हम रूरल एरियाज पे हम ऐसा एक्सरसाइज करके, अर्बन एरियाज में तो हो ही रहा है। अब बताइए ना कि झारखंड का 100 में 24 लोग ही शहरों के आसपास रहते हैं, 76 लोग कहाँ हैं गाँव में। उनकी बात, उनकी नहीं एजुकेशन पॉलिसी एड्रेस ही नहीं कर रही है पिछले 75 साल से। तो हमारा, हम ये नहीं कर रहे हैं कि हम ही करने आए, नहीं, हम ये कह रहे हैं कि अगर हमारा इंटरवेंशन है तो भाई मॉडल ऐसा है कि कहीं भी कोई भी कर सकता है, इसको ले सकता है। आई होप कि हमारे आने वाले दिनों में Schoolazium.com से अब इसी अगले हफ्ते लाइव हो जाएगा। हम चाहेंगे कि आप लोग जो हैं और आपके दर्शक जो हैं वो विज़िट करें और हमें सजेशन दें। लेकिन हमारा कोशिश ये है कि हमारे इस भारत देश के, इस झारखंड शहर राज्य के जो अंतिम व्यक्ति तक हमारा जो हमारा जो रिसर्च है, जो हमारा जो हम हवा में बात नहीं कर रहे हैं, हम खुद हम अपने टीचरों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। हाँ, हम पहले स्कूल खोले और देन हम यहाँ तक पहुँचे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया साजिद जी आपका हमारे साथ इस इंटरव्यू में शामिल होने के लिए। आज हमने बात की एडटेक स्टार्टअप के बारे में, जो बिल्कुल एक अनोखे तरह का स्टार्टअप है, बिल्कुल अलग तरह का स्टार्टअप है, जो बच्चों को पढ़ने से ज़्यादा जानने के लिए प्रेरित करता है। आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए प्रभात खबर। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।